और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी। अदनान साहब, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इशूज़ यहाँ भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है। ओवरसीज़ हमारे लिए ज़रूरत भी होती है, समटाइम्स हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मौजूद होती हैं, यहाँ वालों को मौका नहीं मिलता, बाज़ औक़ात वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, फिर बाद में पता चलता है। तो ज़रा ये एक परसेप्शन भी क्लियर कीजिए और थोड़ा बताइए कि सही रास्ता कौन सा है। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखें, ह्यूमन कैपिटल का तो ये है कि हमारे पास जो यूथ की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा है। अब उसके हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, इसको हमने यूटिलाइज़ कहाँ करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारी इस टाइम पे इंपोर्ट्स डे बाय डे बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स डे बाय डे कम हो रही हैं, और एप्टमा की रिपोर्ट के मुताबिक भी तकरीबन 60 से 70 लाख लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब यहाँ पे वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हमने यूटिलाइज़ करने के लिए हमें प्रॉपरली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स करने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के कराची के विज़िट के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर पाकिस्तान की यूथ बाहर जाना चाहती है तो वो जाए और वहाँ से रेमिटेंसेस भेजे। उन्होंने ये भी चीज़ वाज़े तौर पे बोली थी कि यही लोग वापस कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। लेकिन हमारे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज़ को वो आधी उनकी बात को तो हाईलाइट किया गया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनकी काबीना का था उसको प्रॉपरली नहीं बताया गया। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट ये है, ये इंटर रिलेटेड है विद आपकी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। आपकी जितनी भी यूथ इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और वो बाहर जाना चाहती है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एसोसिएशंस का प्लेटफॉर्म्स है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस टाइम पे वज़ीर ख़ारजा साहब से कि इस टाइम पे हम पिछले कई अरसे से ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि बाहर के ममालिक के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको टेकअप किया जाए, और यहाँ गल्फ़ के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स में भी इस टाइम पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान की वर्कफोर्स अक्रॉस वर्ल्ड उन्होंने मांगी है। अब आप उस चीज़ को ये देख लें कि इस टाइम पे जर्मनी ने 2022 के अंदर इंडिया से 17,400 वर्क वीज़ाज़ इशू किए हैं इंडिया के लिए। टर्की के लिए 12,500 है, सर्बिया के लिए 11,800 है। लेकिन पाकिस्तान की जो फिगर है वो हमारी फिगर 600-700 से ऊपर नहीं गई। क्यों, वजह क्या है? उसकी वजह ये देखें, हमने लास्ट गवर्नमेंट में भी यही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमने अपने HR मिनिस्ट्री को भी कहा था और वज़ीर ख़ारजा साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ को 15 से 16 लाख वर्क फोर्स पर एनम रिक्वायरमेंट है उनकी। तो इश्यूज हमारी साइड से हैं या दूसरे कंट्रीज जहां से रिक्वायरमेंट है? बहुत अच्छी बात की, इश्यूज हमारे एंड पे हैं। देखें, इश्यूज हमारे एंड पे हैं। जब तक आप बाहर की कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ आप MOU साइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक यहाँ से हम वर्क फोर्स नहीं भेज सकेंगे। अब जापान में देख लें, 2022 में पाकिस्तान से 900 लोग गए हैं, जो कि 2022 में जापान ने अनाउंसमेंट की थी कि हमें तकरीबन 30 लाख वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। हर साल उन्होंने 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स अक्रॉस वर्ल्ड मांगी है, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 900 गए। इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वज़ीर ख़ारजा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इस टॉपिक को, इस चीज़ को ऑन बोर्ड लें, और हमारी ब्यूरोक्रेसी को इसको इस टाइम पे सोचना होगा कि देखें, हमें पाकिस्तान की यूथ को इस टाइम पे यूटिलाइज़ करना है। अगर हम पाकिस्तान की यूथ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे यहाँ पे, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। यही लोग यहाँ से बाहर जाके कुछ साल बाहर काम करके देखें, उन्होंने यंगस्टर्स के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। यंगस्टर्स हमारे मुल्क का सासा है, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बाय द एंड ऑफ द डे वो आपके मुल्क का ही नाम रोशन करेंगे। और अभी जो गवर्नमेंट है वो कोई वोट बैंक किसी का उसका कोई मसला नहीं है। तो अब इंटरिम सेटअप के अंदर अगर ऐसे फैसले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, हमारी जो स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल लोग जो हैं और सेमी स्किल्ड लोग हैं,
इन्हीं की रिक्वायरमेंट आपकी दूसरी कंट्रीज़ में है। हम इन्हीं लोगों को पॉलिश कर सकते हैं और फॉर द शॉर्ट पीरियड एंड फॉर द लॉन्ग पीरियड हम इनको बाहर भेज के, और वही जो प्राइम मिनिस्टर वाली बात जो मैं उसको दोबारा हाईलाइट करूँगा कि यही लोग बाहर से 5, 10, 12, 15 साल के बाद वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आज एक बड़ा ऐलान हुआ है SIFC के अंडर जो है 3 से 4 अरब डॉलर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि गल्फ़ स्टेट से हमारी आ रही हैं, और वो आपकी पेट्रोलियम साइड पे, आपकी कोल माइंस की साइड पे, और आपके एग्रीकल्चर वाली साइड पे है। तो एग्रीकल्चर वाली साइड का जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये जो चीज़ इस टॉपिक को और इस फील्ड को उठाया था, यही जो टॉपिक और यही जो फील्ड है ये इंटरकनेक्टेड है आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से। हमारे पास एग्रीकल्चर में भी देख लें कि हमारे पुराने फरसूदा जो सिस्टम चल रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे अगर हम काम करें और वर्क फोर्स को बाहर भेजें तो ये 2, 4, 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा। राइट, सब एक तरफ ये जो परवेज साहब इन्होंने एक हाईलाइट की है चीज़, वो ये कि जब यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वोकेशनल सेंटर्स होने चाहिए, या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सर्टिफिकेशन करें या लोगों को ट्रेन करें ऐसे कि वो जब जाएं बाहर तो उनको आराम से जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। आप समझते हैं कि अगर ये मसाइल हल हो जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में ही हो जाएं, तो यूनिवर्सिटी के काम अगर यूनिवर्सिटी करते तो क्या ज़रूरत है न्यू वोकेशनल सेंटर्स बने या न्यू कोई इंस्टीट्यूट्स बने, उसकी अलग फ़ीस हो, उसकी एक अलग चीज़ें हों। देखिए इसमें तो सबसे पहले इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है, उनकी जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको समझ के उस हिसाब से एक सिलेबस बनाया जाए। जैसे लैंग्वेजेस का है तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो उनकी रिक्वायर्ड है, जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में दी जाए। नंबर 1 तो ये है। दूसरा मैं जो परवेज साहब ने बात की कि प्लानिंग्स करके जाएं, तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इस टाइम पे आर्मी चीफ से कि इस टाइम पे प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे इनके लिए वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इसके साथ प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी इलेक्शंस के बाद उसको फिर वही 6 से 8 महीने रिक्वायर्ड हो जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो यूथ का आप बात कर रही हैं कि यहाँ से जो सर्टिफिकेशन वगैरह लेके जाएं, वो देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को और आपकी इंडस्ट्री को और प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले और PPP प्रोजेक्ट पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर वोकेशनल सेंटर्स जो है वो बनाए, ना कि वहाँ सारी चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे डाल दें अगर वो चीज़ बनाई जाए तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके लोकल बिजनेस कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट भी हुई होगी और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट उसके साथ ऑन बोर्ड होगी तो इन्वेस्टमेंट के साथ उसका रिटर्न और जो आपके यूथ की यूटिलाइजेशन है वो अकॉर्डिंगली हो सकेगी। इस टाइम पे एक चीज़ और सोचने की है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि हमारे मोस्टली 80 to 85% गल्फ स्टेट्स में हैं, उनके लिए हमने क्या सोचना है कि उनकी स्किल डेवलपमेंट्स वगैरह के लिए वो क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो ऑलरेडी हैं वहाँ पर। ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी है, देखें 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसके अंदर 80-85% गल्फ स्टेट्स के अंदर है। अब आज से कुछ साल पहले वो हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है, ये हमारा प्लम्बरिंग का है या ब्यूटिशियंस के अंदर है, ये मुख्तलिफ जितनी भी कैटेगरीज हैं, सेल्स के अंदर लोग हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस वगैरह तो नहीं थे उस टाइम पे, यहाँ से चले गए, उनके पास टेक्निकल स्किल्स थी। अब वो टेक्निकल स्किल्स उनके पास आ चुकी हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है वहाँ पे, ताकि वो आगे अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें दूसरी कंपनीज़ में। ये सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली इस टाइम पे गल्फ स्टेट्स में हैं उनको हम सर्टिफाइड किस तरह कर सकते हैं। अदनान साहब, इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी मेरा एक सवाल है, लेकिन मैं अभी ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद है उनको मैं एग्रीकल्चर के लिए बताऊं कि इसी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इस चीज़ को ऑन बोर्ड लिया है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है जिसके तहत जो है 50 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में इंजेक्ट होगा FDI के थ्रू। देखें उसमें 85,000 एकड़ के करीब इस टाइम पे हमारी गल्फ स्टेट्स के एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ बातचीत चल रही है जो कि 85,000 एकड़ जो है उसके ऊपर हम मॉडर्न फार्मिंग वगैरह करके और वो मशीनरी जो इंपोर्ट होगी उसके अल्टीमेटली
का इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होगा और यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस टाइम पे मैं ये चीज़ नदीम साहब ने बात की थी कि नेफ्टेक और टेफ्टा और उस सिलसिले में देखें, जो 2022 के अंदर हमारी जो वर्कफोर्स की थी वो 8 लाख थी, 2023 में हमारी 4,85,000 अब तक जा चुकी है। और उसके अंदर जो उन्होंने बात की जी 1 लाख जो वर्कफोर्स गई है वो ब्रेन ड्रेन के उसमें आते हैं, वो फिगर गलत है। ब्रेन ड्रेन के अंदर जो फिगर आ रही है वो 60 to 65,000 आ रही है, जिसके अंदर जो 12 से 13 कैटेगरीज में जो डॉक्टर, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल, टीचर्स और बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें। और ये हर दौर के अंदर हर टाइम पे पाकिस्तान से ये वर्कफोर्स बाहर गई है। इस चीज को अगर आप ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट देंगे तो इसका मतलब है आप सब लोगों को आप यूटिलाइज पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, क्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को वो सैलरी दे सकते हैं? जब नहीं है तो इस ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा और हमारी जो वर्कफोर्स जो इधर अनएम्प्लॉयड है उसको हम भेजें। दूसरा ये कि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो कितने काबिल लोग बाहर गए हुए हैं जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो सीईओज जो हैं वो कैसे हुए। हम क्यों हर टाइम पे ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं? जहां तक बात की थी नदीम साहब ने नेफ्टा और टेफ्टा की, देखें नेफ्टेक वगैरह ये जो है अभी जो है टेस्ट सर्टिफिकेशन के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पिछली गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लिया था, जिसमें वो बाहर जाने के लिए इस टाइम पे सऊदी अरेबिया जाने के लिए $50 सिर्फ उसका टेस्ट चेक करने के लिए चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक गरीब बंदे पे बहुत बड़ा बोझ है। जो आपकी लेबर जा रही है, जो आपका किसी भी ट्रेड का बंदा जा रहा है उस पर आप $50 ले रहे हैं, जो 18 से 19,000 रुपए इस टाइम पे चार्ज हो रहा है। मैंने जो बात की थी आप लोगों से जो पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर जब आपकी प्राइवेट फर्म्स और प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी आएगी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो आप देखें हमेशा बिजनेस कम्युनिटी कम प्रॉफिट पे भी काम करके और मैक्सिमम जो है आउटपुट निकालती है। ये बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कभी भी। अब एक चीज ये देखें कि आपकी जो इंपोर्ट्स है वो क्यों बढ़ रही हैं? इंपोर्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी इस टाइम पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। एक्सपोर्ट आपकी 5% पे डाउन होकर 2.1 11 अरब डाउन हुई है, ठीक है, हर चीज रेमिटेंसेस डाउन होकर $2 अरब पे आ गई है। देखें इस चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है। इस चीज पे मैं तो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से एक सवाल आज करूंगा कि हम ये देखें कि इस टाइम पे जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है, क्या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो पेमेंट उनकी वापस पाकिस्तान आनी थी वो क्या आ रही है? वो आ रही है कि नहीं आ रही? मैं एक सवाल करूंगा, अगर हमारी तो प्रॉपर चैनल से आ रही है कि नहीं आ रही? जब देखें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ये चीज बोलती है कि जी हमें रिबेट दें, हमें फैसिलिटीज दें, रिबेट फैसिलिटी हर गवर्नमेंट देती आई है और ये गवर्नमेंट भी देगी। को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि कहते हैं कमाओ पूल बचा है तो इसको ज्यादा दिया जाए। जब टेक्सटाइल को दी गई है तो आप ये देखें कि जितनी की एक्सपोर्ट हो रही है, क्या उसके अगेंस्ट जो अमाउंट बनती है वो क्या थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान में आ रही है? वो नहीं आ रही। हमारी रेमिटेंसेस वो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हमारी फिर मार्केट के अंदर 3 रेट्स आ गए। ऑफ कोर्स तीन चैनल्स आ गए हैं। आपके इंटरबैंक आ गया, ओपन मार्केट आ गया और ग्रे चैनल आ गया। हर कोई इस टाइम पे ग्रे चैनल पे जब बोल रहा है तो आप देखें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग अ हमारे ओवरसीज और सबको हमें इस चीज को फोकस करना होगा कि हम पाकिस्तान में जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और इस टाइम वजीर खारजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और इन ममालिक के साथ उनसे बात करें, एमओयू साइन यूरोपियन कंट्रीज के साथ करें। और यहाँ पे हमारी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, हमारे हमसाया ममालिक की तरफ ज़्यादा वर्कफोर्स का डिमांड जा रही है। फौरी तौर पे बात की जाए गल्फ स्टेट्स के साथ और यूरोपियन मार्केट्स के साथ, वर्कफोर्स के कोटा को बढ़वाया जाए और जो ये ग्रे चैनल जो है उनके साथ गवर्नमेंट्स के साथ बात करके वहां पे भी क्रैक डाउन होना चाहिए, जो कि इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आ रहा है वो इंजेक्ट होना बंद हो। अगर ये चीज़ें इस चीज़ के ऊपर इंजेक्ट होना बंद हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि रेमिटेंसेज हमारी बढ़ सकती हैं। दूसरा, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, अब भी करूँगा कि कैशबैक इंसेंटिव इस टाइम पे जरूरी दें। जब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को कैशबैक इंसेंटिव दिया जाएगा तो हमारे जो 10, 15, 20 रुपए का डॉलर का जो गैप है वो हमारा कवर कर देंगे। तो हमारी जो है हमारी जो वर्कफोर्स है थ्रू बैंकिंग चैनल ये वर्कफोर्स पैसा भेजेगी और हमारे ग्रे चैनल डिस्करेज होंगे। जब ये ग्रे चैनल डिस्करेज होंगे, इनपुट और आउटपुट जब उसके दरमियान में गैप आ जाएगा तो वो जो ग्रे चैनल जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं
वो भी अल्टीमेटली वो भी कम हो जाएंगे। राइट, चलें जी, बड़ा सही आपने सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। परवेज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। अदनान साहब आपने भी ज्वाइन किया हमें, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम निकाला, शुक्रिया आपका भी। आज हमने डिस्कशन की जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान का एक मेन इशू है। इसमें अक्सर यंगस्टर्स भी सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप कि जो हमने आज के दिन इशूज़ एड्रेस किए हैं वो काफ़ी डिबेटेबल थे, लेकिन फिर भी हमने कुछ सोल्यूशंस निकाले हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।